Very good morning, guys. This is Bhanu Pratap Singh. Today, we are conducting a talk show with 2021 ESC topper, rank 007. So, today we have Somraj with us, who had secured rank 7. So, hi Somraj, welcome to the show. हेलो नमस्कार। पहले मैं इनको इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। ये है सोमराज, जिन्होंने एनआईटी उत्तराखंड से पढ़ाई की है और इन्होंने अभी 2021 में रैंक 7 लाए हैं। तो सोमराज, आपने रैंक जो 7 लेके आए हो, तो आपको कैसा लग रहा है? कैसे लग रहा है ये वर्ड में एक्सप्रेस करना बहुत मुश्किल होता है कि कैसे हम्म। लग रहा है या पर ये होता है कि जब आप जिस चीज की प्रिपरेशन कर रहे हो और उस चीज में आप जो चाहो वो हासिल कर लो तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है और उसमें जो खुशी होती है उसको मैं एक्सप्रेस वर्ड्स में नहीं कर पाऊंगा। ये बहुत अच्छा अच्छा अच्छा। लग रहा है। तो दोस्तों, सोमराज ने एनआईटी उत्तराखंड से अपनी बीटेक की पढ़ाई करी है। उसके बाद सिर्फ इनने बीटेक में पढ़ाई ही नहीं करी है, उसके साथ में वहाँ की जो एक्टिविटीज़ थी उसमें भी ये इन्वॉल्व थे और इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे अपने कॉलेज में भी पदों में भी रहे हैं। ये अपने कॉलेज के स्टूडेंट काउंसिल के वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं 2017 से 18 में। उसके बाद ये 2016 टू 17 में अपने कॉलेज के ट्रेजरर भी रहे हैं। आपके ये उपलब्धि के लिए आपको बहुत बहुत बधाई, जो आपने वहाँ पे अपने द्वारा दिया है अपनी सेवा। धन्यवाद। तो सोमराज, अब आपके बारे में थोड़ी बात करते हैं। नॉर्मल अपन लोग जैसे कि 10th और 12th जैसे क्रॉस करते हैं अपन लोग, तो आपके दिमाग में ऐसा थॉट क्या आया कि यार लाइफ में आगे करना क्या है? मतलब जैसे बोलते हैं ना कि अगला पड़ाव 10वीं और 12वीं करने के बाद में वो क्या था? मतलब थॉट क्या था आपका, करना क्या है लाइफ को लेकर के? ये बहुत से लोगों को जान करके बहुत ऐसे ताज्जुब होगा कि मैं एकदम 12th तक हिंदी मीडियम का स्टूडेंट रहा हूँ और उसके साथ ही 10th तक की पढ़ाई मैंने अपने गांव से की है। एकदम रूरल बैकग्राउंड, वही डेजर्ट है जहाँ पे कभी कभी ऐसे होता है कि पानी की भी किल्लत होती है। और उसमें 8th तक की जो मेरी पढ़ाई है वो स्टेट गवर्नमेंट के, राजस्थान गवर्नमेंट के स्कूल है उसमें किया है। और उस टाइम, मेरे टाइम में राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट के स्कूल आज भी अच्छे हैं पर उस टाइम बहुत अच्छे थे। उसके बाद 10th मैंने वहीं गांव में ही एक छोटा सा स्कूल था और वो उसी टाइम प्राइवेट खुला ही था। तो वो उसकी ऐसे हालत देखा जाए तो वो उस गवर्नमेंट से भी कमजोर थी क्योंकि छप्पर में स्कूल चलता था। उसके बाद 10th से जैसे निकलने का हुआ तो ये था कि मेरे को रटने वाली चीजों से थोड़ा प्रॉब्लम था। अच्छा, मैं सेम चीजें हियर। रट के कुछ कर नहीं, हाँ वही तो। उसके लिए मैंने क्या किया कि मैंने पापा से बोला कि मेरे को साइंस चाहिए। तो साइंस में क्या चाहिए ये मुझे नहीं पता था। मुझे ये नहीं पता था कि साइंस में भी बायो और मैथ्स कुछ होता है। तो ऐसे ही मैं एक वहां से बाहर निकला, शहर आया। शहर में जब एडमिशन लेने गए उन्होंने पूछा कि क्या क्या करना है, कौन सा सब्जेक्ट लेना हाँ। है। मैंने एकदम ये रटा हुआ था कि धड़ल्ले से बोला कि सर मेरे को साइंस चाहिए। अच्छा अच्छा। अब साइंस, हाँ अब साइंस चाहिए तो साइंस में क्या चाहिए। तो वहां एकदम वो पूरा होता है ना, एक मोटिवेशन जो था वो एकदम नीचे गिरा डाउन। कि साइंस में क्या चाहिए ये तो मुझे पता ही नहीं। फिर उसके बाद मैंने 11th में जिस स्कूल में किया उन्होंने बोला कि ठीक है आपके पास पैसे वैसे कैसे किया है। तो पापा ने ऐसे, मतलब बहुत फनी सा इंसिडेंट था। हम्म। पापा ने सोचा कि शायद स्कूल वाले फी माफ कर देंगे, हमारे पास पैसा नहीं है। तो उन्होंने, पापा ने बोला नहीं नहीं साहब कहाँ पैसा है, थोड़ी फीस वीस कम कर दो तो अच्छी बात है। अच्छा अच्छा। तो उन्होंने बोला ठीक है ऐसे कीजिए आप, मैथ्स ले लीजिए, मैथ्स आपके लिए ठीक रहेगा। फिर उसके बाद मैं 12th में किसी दूसरे स्कूल में गया था। वहां पे क्या है कि ये आईआईटी और जेई एडवांस इनकी प्रिपरेशन उनके उस स्कूल में ही होती है साथ में, फाउंडेशन वगैरह कुछ। तो वहां गया तो मेरे लिए एक नई बला आई, वो थी कि 12th फाउंडेशन के साथ करोगे नॉन फाउंडेशन के साथ अच्छा अच्छा। अपने करोगे। करिकुलम्स वो लोग सोल्ड करने लगते हैं। हाँ तो अब मैं, मतलब क्या ये फाउंडेशन नॉन फाउंडेशन ये और क्या बोला है भाई, मेरे को तो ये पता नहीं। हमने साइंस सुना, साइंस के बाद साइंस मैथ और बायो सुना था, ये फाउंडेशन क्या है। हाँ। तो वहां पे था तो उन्होंने मेरे को बताया तो हमने कहा नहीं नॉन फाउंडेशन में करेंगे, क्योंकि उस टाइम मेरे को पता भी नहीं था कि आईआईटीज एनआईटीज है क्या। अच्छा अच्छा। ये एकदम रियल रियल स्टोरी बता रहा हूँ, कोई ऐसे बना बना के नहीं बता रहा हूँ। हाँ, यदि आप सिमिलर कोई सिमिलर, मेरे, सेम सेम मेरे साथ भी हाँ वैसे ही हुआ है कोई, कुछ। हाँ कोई गांव गांव में विजिट करेगा तो अपने आप पता चलेगा कि हाँ ये सही अभी बात। तक भी ऐसी ही सिचुएशन है। तो उसके बाद ये हुआ कि मैंने वहां पे एक साल नॉन फाउंडेशन में किया। नॉन फाउंडेशन के साथ क्या हुआ, वहां फॉर्म भरवा देते थे, मैंने भर दिया। और फॉर्म भरा तो मेरे उस साल मेरे अच्छे मार्क्स आ गए। तो उन्हीं का इंस्टीट्यूट था, उन्होंने बोला कि आपकी हम फी आधी कर देंगे लेकिन आप प्रिपरेशन करो।
अच्छा तो जी। फिर ऐसे हुआ कि चलो भाई फी आधी कर रही है और 1 साल ही की तो बात है, आधी कर रहे हैं तो प्रिपरेशन कर लेते हैं। तो मैंने वहाँ पे प्रिपरेशन की और उसमें मेरे को एनआईटी उत्तराखंड मिला था। अच्छा, अच्छा। एनआईटी उत्तराखंड जिस दिन मैं पहले जिस साल में गया हूँ, पहले साल मेरे को कोई देख के बोल नहीं सकता कि ये बंदा किसी दिन एनआईटी का वाइस प्रेसिडेंट बन जाएगा या फिर ये अच्छा, बंदा किसी दिन रैंक 7 भी ले आएगा। ऐसे मतलब एकदम भोला भाला गांव वाला बच्चा जो जिसको ना ज्यादा बोलना आता हो ना कुछ, जो कहा वो कर लिया, ठीक है, इस टाइप का मेरी वो पर्सनैलिटी वहां तक थी। लेकिन वहां पे जाते ही मेरे को एक चीज पता चली कि अभी तक पढ़ाई में मैं ठीक हूँ, बहुत अच्छा। मैं कभी नहीं माना मैंने अपने आप को, और नहीं मानना भी नहीं चाहिए यदि आप सही रैंक बात है। 1 भी हो तो। हम्म, तो मैंने सोचा कि मैं पढ़ाई में ठीक हूँ, अब थोड़ा इधर उधर की चीजों में अपना टाइम इन्वेस्ट करता हूँ। और वहां से मैंने अपने आप को, अपनी पर्सनैलिटी को ग्रूम करने की कोशिश की। और वहाँ इलेक्शन होता है। हाँ जी। सबसे अच्छी बात यह है कि वहां पे इलेक्शन में खर्चा नहीं लगता कोई। ये तो मेन पॉइंट है। कम से कम हाँ छात्र राजनीति में राजनीति का पूरा मज़ा लेना है, तो सबसे अच्छा हाँ, प्रांगण कॉलेज का प्रांगण होता है। कॉलेज का प्रांगण होता है तो वहां पे खर्चा नहीं लगा था, तो इसलिए। और मेरे बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे और उन्होंने सपोर्ट किया, तो वहां से मैं ट्रेजरार बना। ट्रेजरार बनने के बाद अगला साल दोबारा इलेक्शन लड़ा, तो हाँ। दोबारा मैं वाइस प्रेसिडेंट, जो कि स्टूडेंट काउंसिल का स्टूडेंट हेड होता है। अच्छा, अच्छा। ठीक है। तो ये इस इन पदों पे इलेक्ट हुआ। अब इलेक्ट होते ही क्या होता है कि एक चीज वहां पे मतलब ये है कि आप जो कॉलेज के डायरेक्टर है, कॉलेज के रजिस्ट्रार है, उनके साथ आपकी मीटिंग्स होती है। तो उसमें क्या मेरे को एक वो थोड़ा हल्का हल्का फील आने लगा कि अब यहाँ से प्लेसमेंट लेके नहीं जाना। ये बहुत यहाँ अच्छा से है। मेरे को कुछ, हाँ, यहाँ से मतलब ये मैंने ऐसे नहीं है कि मेरे को वो मेरा कोई पर्सनल गेन वहां से ऐसे पर्सनली मेरे को हेल्प मिली। लेकिन ये होता है ना कि एक चीज पता चल गई कि आपको करना क्या लाइफ में। तो मेरे इंस्टीट्यूट के रजिस्ट्रार थे वो रिटायर्ड कर्नल थे। अच्छा, और अच्छा। दूसरे मेरे बहुत सारे, हाँ, और मैं उत्तराखंड हाँ, में था आपने तो बताया था उत्तराखंड कभी। की धरती में, हाँ हाँ, उत्तराखंड की धरती में क्या है कि उत्तराखंड की धरती से हर घर में जो है, हर घर से एक फौजी है। तो वहां पे आर्मी का बहुत क्रेज है। और उस क्रेज ने मेरे को खींच लिया। वाह! एक इंस्टीट्यूट के रजिस्ट्रार कर्नल है और बहुत अच्छी पोस्ट पे है, तो मतलब वहां पे मेरे को ये हो गया कि अब मेरे को केवल डिफेंस की प्रिपरेशन करनी है, उसके अलावा मेरे को कुछ नहीं करना। अच्छा। तो आपने जैसे, हम वैसे क्वेश्चन से भटक गए हैं कि 10th और 12th के बाद, मैं सच बताऊं तो मेरे को एग्जैक्टली exactly नहीं पता था कि हाँ, मुझे इन फ्यूचर क्या बनना है। ये एकदम रियलिटी है। और उसके बाद मैं ये बोलता हूँ कि मेरी किस्मत थी जो मेरे को यहाँ तक खींचे ले आई। सही ठीक बात है, है। मेहनत मैंने की, वो मेहनत सब हर बहुत लोग करते हैं, हर किसी को नहीं मिलता है। लेकिन मेरी एक किस्मत भी थी जिसने मेरे को इधर की तरफ खींचा। तो ये 10th और 12th का केवल इतना सा वो है कि किस्मत से मैं ऐसी चीजों में घुसा जिस जगह जिसने मेरे को आज ये तो वाला आप रिजल्ट। इसमें से एक क्वेश्चन एक अराइज़ ये होता है कि किस्मत का रोल होता है? मतलब ये केवल किस्मत का रोल नहीं होता है। मेहनत भी यदि करनी आप पड़ती है। हार्ड हाँ, यदि आप हार्ड वर्क कर रहे हो हाँ, तो उसके साथ हल्की सी, ऐसे नहीं कि पूरा किस्मत रोल प्ले करती, हल्का सी किस्मत भी होनी चाहिए। किस्मत का हो, या फिर मैं ये मानता हूँ कि समय आना, मतलब ऐसे होता है ना कि एक टाइम है। और उसको मैं ऐसे भी मानता हूँ कि ऐसे हो सकता है कि जैसे मैं प्रिपरेशन कर रहा था और 2020 में मेरा प्री भी नहीं निकला, हुँ, तो शायद उस समय का इंतजार था। तो सही बात है। मेरे तो को मेहनत यहाँ करनी तक पड़ती जो है रास्ता, कंटिन्यू। हाँ हाँ, जो रास्ता है मेरा, वो हाँ, मेरी किस्मत ने बनाया है। बाकी मंजिल तक पाने के लिए मेहनत भी करनी पड़ती है। सही बात है। तो ये बात तो बहुत अच्छी लगी। तो हम्म, इसमें एक सवाल ये भी था कि जैसे कि आपको वहाँ जब आप 10th-12th कर रहे थे, तो उस टाइम उतनी हम्म, अवेयरनेस नहीं थी। लेकिन जब आप एक जगह पहुँचे, उसके बाद उसका एक्सपोज़र मिला और हम्म। एक अच्छे कॉलेज, एक अच्छे संस्थान से पढ़ने का फ़ायदा ये होता है कि सबसे अच्छा फ़ायदा आपको एक्सपोज़र मिलता है और आपका जो फ्रेंड पर्सनैलिटी सर्कल जो होता पर्सनैलिटी है, और हाँ, आपका जो सर्कल है, पर्सनैलिटी और हाँ, फ्रेंड सर्कल। उसको इंक्रीज़ करने में आपको फ़ायदा करता है। खाली एक्सपोज़र, पढ़ाई तो आप कर सकते हो, लेकिन एक्सपोज़र लेना बहुत ज़रूरी होता है। और जो ये आपने पर्सनैलिटी का जिक्र किया, पर्सनैलिटी मतलब बहुत से लोगों को आपने बोलते हुए सुना होगा कि वी आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल अराउंड अस। तो हाँ, पर्सनैलिटी आपके दोस्त और वो सब मतलब सब मिलके ग्रूम करते हैं, ऐसे नहीं सही कि एक बात। आपकी पर्सनैलिटी वो रातों रात ग्रो हो जाएगी या केवल। तो इसी इसी मतलब इंस्टीट्यूट्स में क्यों होता है, आईआईटीज, एनआईटीज, आईआईएम्स या ऐसे बड़े इंस्टीट्यूट से
बड़ी पर्सनैलिटी क्यों बनती है, उसका रीजन यही है कि वहां पे जो लोग आ रहे हैं, जो एंटर कर रहे हैं, वो सब लोग अपने आप को हर डायमेंशन में ग्रो करना चाहते हैं, और उसमें उसके उस इन्वायरमेंट में आप भी ग्रो कर जाते हैं। तो डाइवर्सिटी बहुत होती है ऐसे संस्थानों में, क्योंकि बहुत क्षेत्रों से, बहुत एरिया से सब छात्र वहाँ से पढ़ने आते हैं। तो मेरे ख्याल से वहाँ पे डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा होगी, तो आपको सीखने भी बहुत कुछ मिलेगा, सब अलग-अलग कल्चर, सब तरह की चीज़ सीखने मिलती है। हाँ, मेरा मेरा भी ये मानना है कि आप नॉलेजेबल पर्सन बनने के लिए आपको सबसे पहले है कि उस जगह के कल्चर के बारे में पता होना चाहिए। सही बात। और कल्चर की वजह से, यदि कल्चर का आपको नॉलेज है, तो वहाँ आप जाएँगे या फिर कहीं भी जाएँगे तो आपको कॉन्फिडेंस रहेगा। तो ये कॉन्फिडेंस मतलब ये वाला प्रिपरेशन वाला कॉन्फिडेंस की बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ, एक हाँ। ह्यूमन बीइंग में जो कॉन्फिडेंस होता है, एक पर्सन में कॉन्फिडेंस होना चाहिए, वो ग्रो होता है यदि आपको हर फील्ड का नॉलेज है। सही बात है। तो ये तो हमारी बात हो गई कि आपने इंजीनियरिंग की जॉइन कैसे की, आपको इंस्पायर किसने किया, ये तो खैर आपने बताया अभी। लेकिन फिर भी एक होता है कोई अपना पर्सन जिसको देख के हम सोचते हैं कि नहीं, अगर हमको इंजीनियर बनना है तो कुछ एक खास इंसान होते हैं जिनसे हम इंस्पायर्ड होते हैं। तो आपके कुछ ऐसा कोई खास कोई इंसान है जो इससे आपको देख के लगा होगा कि यार इनके जैसा बनना है? मतलब ये इस क्वेश्चन का ऐसे मैं तोड़ के जवाब दूंगा। सबसे हाँ, पहले जरूर। जो लास्ट में आपने पूछा कि इनके जैसे बनना है, तो मतलब मेरे को पर्सनली मैं ये मानता हूँ कि मेरे को अब्दुल कलाम की तरह मतलब वाह, सादी जिंदगी क्या जीनी है, बात है। और उस टाइप से बनना है। मतलब ये मेरा एक आइडियल पर्सन है, उसकी तरह बनना है। तो उनकी तरह बनने के लिए जो कुछ मैं करने की कोशिश करूँ। दूसरी की मैंने किसी को आज तक ऐसे पर्सनली मैं सबसे पहले बताऊं कि आईईएस फेस टू फेस, मतलब ऐसे मेरा एक कांटेक्ट कभी हुआ था, लेकिन फेस टू फेस मैं सोमराज आईईएस से ही मिला हूँ, बाकी किसी से नहीं वाह, मिला हूँ। क्या बात है, बहुत तो अच्छी बात बोली। ठीक अच्छा, है, तो तो उसमें ये है कि जैसे मैं जब इंजीनियरिंग मेरी ऑलमोस्ट खत्म होने वाली थी, उसी टाइम मेरे वहाँ जो इंस्टीट्यूट में डायरेक्टर थे, वो उनसे भी मेरे मतलब बहुत अच्छे, मतलब मेरा एक ऐसा तालमेल हमारा दोनों का अच्छा था काम करने को लेकर के, वहाँ पे इंस्टीट्यूट में भी हर जगह। और अच्छा। दूसरा मेरे जो रजिस्ट्रार थे, उनका वो डिसिप्लिन, उनका बहुत ऐसे आर्मी से आए तो वाह। डिसिप्लिन एकदम फुल रहता था। तो वहां से मेरे को हल्का सा लगा कि मेरे को आर्मी साइड जाना चाहिए। वहां मैंने प्रिपरेशन की, और अनफॉर्चुनेटली मैं वहां नहीं जा पाया। और मैंने ऐसे भी नहीं कि मैं एग्जाम क्लियर नहीं कर पाया, लेकिन मेडिकल कंडीशंस की या वजह से मैं तो हम नहीं इस जा बात पाया। में आते हैं अभी। ठीक है। तो आपकी इन डिफेंस की बात से मुझे एक चीज़ याद आई कि हम अपने व्यूवर्स को बताते हैं कि जो आप सोच रहे होंगे कि सोमराज और हम इंटरव्यू कैसे ले रहे हैं, तो हम आपको बताते हैं, हम दोनों साथ में एक संस्थान में कोचिंग लिया करते थे। तो सोमराज, जब हमारी क्लास स्टार्ट हुई तो शायद ये अपने मेडिकल देने गए हुए थे। सोमराज ने एसएसबी क्लियर की हुई है, शॉर्ट सर्विस का था सोमराज। नहीं, वो उसका मतलब वो उस टाइम उसका ये टीजीटी आता है ना, टीजीसी टेक्निकल हाँ, टीजी से ग्रेजुएट एंट्री टीजीसी। थी। तो दोस्तों, हम आपको बताते हैं कि सोमराज ने अभी टीजी से एंट्री में उन्होंने अपना इंटरव्यू दिया, जो 5 दिन का वहाँ पे इंटरव्यू चलता है वो क्लियर क्वालिफाइड किया, शॉर्टलिस्टेड हुए, रिकमेंड हुए। उसके बाद में फिर इनको मेडिकल के लिए भेजा गया। जो सबसे लास्ट टर्म होती है वो मेडिकल में रिकमेंडेशन के लिए होती है, पर कुछ प्रॉब्लम्स होती है जो वहाँ पे चलती ही नहीं, क्योंकि शायद सोमराज बताएंगे कि आपको कौन सी प्रॉब्लम थी सोमराज उसमें। मतलब जैसे एक हाथ पैर में पसीना आना एक बहुत बड़ी वो उसको, हाँ, जैसे हम नॉर्मली बोलते हैं तो ऐसे लगता है कि यार ये क्या प्रॉब्लम है। हाँ। तो मैं ऐसे नॉर्मली मैं बोलता हूँ कि इसका नाम है हाइपर हाइड्रोलिसिस। तो इसकी ये जैसे ही बोलता हूँ, सब लोग मान लेते हैं कि हाँ ये प्रॉब्लम होगी। तो वो हाइपर हाइड्रोलिसिस था मेरे को, उसकी सही दिक्कत थी, बात है, उस वजह क्योंकि से। अगर अगर आर्मी में जा रहे हो किसी जवान बन के, तो आपको गन चलाना तो बहुत जरूरी है। अगर पसीना आ रहा है, अगर वो गन थ्रो बैक पीछे कर रहा है, तो उसमें नुकसान आपका है और देश का भी नुकसान एक तरीके से। हाँ, मतलब तो उसमें ये रहता है कि आप 10 to 20 पीपल को लीड कर रहे हैं फ्रंट से, और आपकी मेडिकल की वजह से कुछ प्रॉब्लम हुई तो उन 20 लोगों की लाइफ भी आपके हाथों में है। तो वो अच्छा हुआ, ठीक, मैं इसको बुरा नहीं मानता, ये गलत नहीं मानता कि मेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो सही कुछ कमी है तो वो बाहर आनी चाहिए। सही बात है, एक्सेप्ट करना सीखना चाहिए। तो मैं आप लोगों को बता रहा था कि सोमराज से हम मिले कैसे। अब हम लोग बैठे हुए थे कोचिंग लेने के लिए, तो सोमराज मेरे ख्याल से शायद 2 दिन लेट थे। तो फर्स्ट रो में आया उस टाइम। सोमराज भी शायद मुस्टैच रखा करते थे पहले, और हमारी भी मुस्टैच हुआ करती थी। तो
होल क्लास में सिर्फ हम 2 ही शायद ऐसे बंदे थे जो ऐसे म्यूस्टैच रखा करते थे पहले। तो फर्स्ट डे में तो शायद हम ही थे, जितने साइड में हमारे दोस्त बैठे होते थे। तो सोमराज की एंट्री हुई, उसमें से हमारा साइड वाला बोलता देखो तुम्हारा भाई आ गया, सेम म्यूस्टैच वो भी ऐसे रखता है, ऊंचा-ऊंचा सा। मैंने बोला कौन आ गया भाई? ये शायद पीछे निकल के फिर से वापस आ गया था। ये फिर शायद साइड में आके बैठे सोमराज। उसके बाद में धीरे-धीरे बात निकली, भाई कब जॉइन किया है, कैसे हुआ? तो इन्होंने बताया मैं अपना मेडिकल देने गया था, एसएसबी इंटरव्यू देने गया था। तो यार जिसको नहीं पता होगा, मैंने भी डिफेंस के लिए बहुत इंटरेस्टेड बंदा था। तो मैंने भी डिफेंस के लिए तैयारी करी थी, पर इवेंचुअली वहाँ मैं हो नहीं पाया। तो इन्होंने जैसे ही बताया कि मैं मेडिकल दे करके आ रहा हूँ, तो मुझे जैसे फट से लगा कि नहीं यार, ये अपने जैसा ही बंदा है, इससे हेल्प लेनी चाहिए। मेडिकल जब ये दे के आ रहा है, रिकमेंड होके आ रहा है, तो ये हमको कुछ बताएगा। तो ऐसे हमारा सोमराज से थोड़ा अच्छा सा दोस्ताना हुआ था। उसके बाद हम अपने मित्र के बारे में और बताते हैं। इन्होंने ना सिर्फ आईईएस क्लियर किया है, इन्होंने एनटीपीसी भी क्लियर किया हुआ है, इन्होंने एचपीसीएल भी क्लियर किया है। अब हमारे सामने सोमराज नए आईईएस बन के बैठे हैं, उनका रैंक है 007। देखिए, जैसे मैं वापस रिकॉल कर रहा था कि जैसे आपने बोलना स्टार्ट किया ना कि एनटीपीसी भी करके बैठे हैं, एचपीसीएल भी करके बैठे हैं। हाँ तो जी। मैं पहले बताना चाहूंगा कि मैं क्या नहीं करके बैठा। हाँ। ठीक है, तो देखो, मैंने अपनी स्टार्ट प्रिपरेशन स्टार्ट की थी 1 अप्रैल 2019 से। उससे पहले मैं डिफेंस में लगा हुआ था। 1 अप्रैल के बाद मैंने एग्जाम जो दिए हैं, जिसमें एकदम फेल हुआ हूँ, वो है एनएलसी का एग्जाम, अच्छा जी। वाइजेंग का एग्जाम, बारक 2020 का एग्जाम, और एसएससी जेई 2020 का एग्जाम, जिसमें मैं एक स्टेज भी पार नहीं कर पाया हूँ। अगले जो है हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड का इंटरव्यू नहीं कर पाया, जिसमें 4 वैकेंसी थी। बारक 2021 का इंटरव्यू नहीं कर पाया। आईओसीएल का इंटरव्यू नहीं कर पाया। और उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड, जिसमें 2 वैकेंसी थी, उसका पेपर तो हो गया लेकिन इंटरव्यू नहीं कर पाया। अच्छा जी। और राजस्थान जो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, उसमें कभी मेरा जेई में हुआ था, लेकिन इस साल जो एई दिया उसमें एई में नहीं हो पाया। तो अच्छा, ये वो एग्जाम है जिसको मैं क्लियर नहीं कर पाया, और इसके अलावा मैं 7 में से 6 एसएसबी क्लियर नहीं कर पाया। तो ये बैक टू तो बैक ये आपके जो फेल्यूअर्स है, जो आपको यहाँ पे फाइनल इस टॉप में पहुंचा सके। तो ये इतने सारे फेलियर है, बाकी बस केवल मतलब मैं सीडीएस निकाला है, मैंने एफकेट निकाला है, मैंने बार 2021 में मैंने बहुत अच्छा स्कोर किया है। हाँ जी। और लेकिन इंटरव्यू में नहीं कर पाया हूँ। उसके बाद गेट 2022 में भी मेरी 420 रैंक थी, गेट 2021 में मेरी 396 रैंक थी, और उसके थ्रू मेरा एनटीपीसी में हुआ। और उसके बाद जो इसका एचपीसीएल का पेपर हुआ, सीबीटी हुआ था अलग से, उसमें अभी मैं नागौर सेल्स एरिया का सेल्स ऑफिसर हूँ। अच्छा। और नागौर राजस्थान का एक डिस्ट्रिक्ट है, बहुत कम लोगों को पता होता है। वैसे दोस्तों, हमारे मित्र भी राजस्थान के ही रहने वाले, मैं आपको बता नहीं पाया था शुरुआत में। तो ये सब मतलब इतना सारा ये बैकग्राउंड है, जिसमें मतलब क्या होता है कि फेलियर में ये होता है, यदि आपको खुद पे कॉन्फिडेंस है, तो मैं मानता हूँ कि 10% 20% दिमाग को वो डिस्ट्रैक्ट करेंगे, और लास्ट एग्जाम के दिन तक भी डेफिनेटली, नो करेंगे, और डाउट। उसको आप रोक नहीं सकते। लेकिन वो 80-90% यदि आप उसको सही कर लेते हैं, यदि आप अपने दिमाग पे कंट्रोल कर लेते हैं, तो आप एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। सही बात है। तो हाँ, सोमराज, तो आप, उसमें हाँ। हाँ, हाँ जी, बोलो। तो आपने अपने 007 रैंक लेके आए हैं, ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। आपने ये भी बताया कि आपको कैसा फील हुआ था, उसको व्याख्यान नहीं कर सकते उसका। तो हम आपसे ये नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछना चाहेंगे कि जब आपका रिजल्ट आया था, आप उस टाइम कहाँ थे और आपके माता पिता और आपके पेरेंट्स का रिएक्शन क्या था? मैं पुणे में था उस टाइम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम में उस टाइम ट्रेनिंग चल रही थी, हमारा इंडक्शन प्रोग्राम चल रहा था, और मैं मतलब एकदम उसको रियल बताता हूँ, मैं क्लास हाँ में हाँ, सबसे उस दिन, मैं जरूर। बहुत मतलब कम होता है कि क्लास में पहले की सीट पे बैठता हूँ, मैं बीच की सीट पे बैठता हूँ। कॉलेज में लास्ट में बैठता था, फिर प्रिपरेशन के टाइम आई बीच एम में बैठता ऑल्सो हूँ बैक उस दिन। बेंचर। उस टाइम मैं आगे की सीट पे बैठा, सबसे अच्छा। पहली सीट पे। ठीक है, और उसके मेरे जस्ट पीछे जो बैठा था, उसकी रैंक 20 है, सिविल से है वो। अच्छा ठीक है, अच्छा। तो उसने उसने रिजल्ट देख लिया था, और उसने पीछे से धीरे से कहा कि पीएससी का रिजल्ट आ गया। तो अब ये है कि आगे सामने मतलब बहुत अच्छी वो डीजीएम सर कोई पढ़ा रहे हैं, और आप
एकदम फर्स्ट बेंच पे बैठे हो, मोबाइल खोल के देख नहीं सकते हो कि भले तुम आईएएस बन गए, लेकिन एक रेस्पेक्ट होती है। आप क्लास में सही या कहीं बात है। इंडक्शन में बैठे हो तो फिर एक डेकोरम मेंटेन करना वो एक, पड़ता है। हाँ, डेकोरम मेंटेन करना पड़ता है। मैं मोबाइल निकाल के देख नहीं पा रहा हूँ, तो मैंने उसको कहा, देख भाई, जब रिजल्ट पता चल जाए मेरे को बता देना धीरे से। और मेरे साथ ये हमेशा हुआ है। मैंने जैसे प्रीलिम निकाला, मेरे को खुद को बाद में पता चला, किसी दूसरे को पहले पता चला। मैंने मेंस निकाला, उसको पहले किसी दूसरे को पता चला, फिर मेरे को फोन करके पता चला। क्योंकि मेंस के टाइम में क्या हुआ कि हाँ, हाँ। मेरा एक ट्रैकिंग हॉबी है, और उस ट्रैक करने के लिए मैं द्रोण विलेज है उत्तराखंड में, वहां जा वाह! रखा था। ठीक है, तो उस टाइम मेरे को ये बाद में पता चला कि अच्छा मेरा हो गया है। और इसमें भी ऐसे, लास्ट फाइनल में भी ऐसे ही हुआ। अब उसने, मतलब पहले अपनी खुद की देखेगा ओबीएस, और उसने बोला कि यस मेरी तो 20 रैंक है। ठीक है, तो मतलब बहुत खुश है। अब ये मतलब कितने सेकंड, बहुत सेकंड्स का मोमेंट होता है, लेकिन आपके जो दिमाग, दिल, हर जगह मतलब जो चल रहा होता है ना, उसको क्या बताऊं मैं कैसे होता है वो। मतलब बहुत लोगों ने फेस किया होगा ये। मैंने कहा यार, नहीं होगा तो क्या होगा, कि होगा तो कितनी रैंक आएगी, कैसे होगा। मतलब हल्का सा कॉन्फिडेंस था कि होगा तो जरूर, पर ये पता नहीं था कि कितना क्या होगा। तो उसने धीरे से बोला पीछे से कि सेवंथ रैंक है, ओए सेवंथ होए! रैंक। मैं मैं उसको सिंक इन नहीं कर पाया। मेरी वो क्लास चली तब तक, मतलब उसके बाद में एकदम ऐसे दिमाग में, रियल में ऐसे ब्लैंक टाइप हो गया कि जो ये क्लास सर पढ़ा रहे हैं, ये खत्म होगी तभी बाहर जाऊंगा, चेक करूंगा मैं। ठीक है, तो ये वैसे वो वहां का मोमेंट था। उसके बाद धड़ाधड़ फोन आ रहे हैं, फोन आ रहे हैं, फोन वाह! पे फोन आ रहा है। सब जगह मतलब ऑलमोस्ट पता, जो मेरे दोस्त थे उनको पता चल गया, वहां से फोन आने स्टार्ट हो गए कि ठीक है। फिर मैंने परमिशन ली, बाहर निकला, और मैंने फोन उठाया तो सब जगह यही कि बधाई भाई, सेवंथ रैंक आई है आप। तो ये वो मोमेंट था उस टाइम का, और मैं हिंदुस्तान पेट्रोलियम में अच्छा, और आपके पेरेंट्स का रिएक्शन क्या था? वो तो एकदम खुश हो गए होंगे। था। मैं आपको एकदम रियल बताऊं, मेरे मम्मी पापा दोनों किसान हैं। मैं अपनी मम्मी को हाउस वाइफ नहीं बोल के मैं डेयरी फार्मर बोलता हूँ हर जगह। उनकी डेयरी वो चलाते हैं। मम्मी पापा ऐसे दोनों साथ में ही काम करते हैं, लेकिन मैंने ऐसे डिपार्ट बांट रखा है कि पापा मेरे एग्रो फार्मर है, मम्मी मेरी डेयरी फार्मर है। नहीं, आगे चल के तो सबको इसी फील्ड में जाना पड़ेगा कैसे भी क्योंकि टाइम वही आ रहा है। हाँ, तो फिर जैसे ही वहाँ वो मम्मी पापा मेरे दोनों खेत में थे उस टाइम। तो अब ये मैं सीधा खेत में, वहाँ सिग्नल बहुत वीक रहते हैं। मैंने कहा सीधा मैं कैसे बात करूँ, कैसे पता करूँ कि क्या है क्या नहीं है। तो मैंने अपनी बहन को बोला कि खेत में जाओ और उनको बुला के ला कि मेरा फोन आया हुआ है, और वो बस बात करने के लिए बुला रहा है। अब उनको ये लगा कि क्या हो गया भाई, एकदम नौकरी कर रहा है, नौकरी करते अचानक बोल रहा है कि तुरंत आओ, फोन आ रहा है, बात करने को बोल रहा है, ऐसा क्या हो गया। तो मैंने उसको, बहन को बोला कि पापा के फोन से फोन करना, तू अपने फोन से रिकॉर्ड करना, ताकि ये मैं देख सकूं। और हमारे साथ हमारे ग्रैंड पेरेंट्स भी रहते हैं, हाँ, हाँ। तो उन सबको मतलब रिकॉर्ड किया। तो उनको मतलब एग्जैक्टली ये है कि ये नहीं पता है कि मैं क्या बन गया। अच्छा, अच्छा। बस मैंने उनको, हाँ, उनको मैंने इतना बोला, आज तक मैं उतना बोलता आया था कि मैं नौकरी लग गया हूँ। उस दिन बोला कि मैं जिस चीज की तैयारी कर रहा था वो उसमें बन गए। लग गया हूँ। वाह! हाँ, और वो पूरा, हाँ, पूरे देश में 7वीं रैंक है, तो वो खुशी ऑब्वियस होती है कि जो चीज करना चाहो। उतना तो उनको पता ही है कि देश में 7 नंबर है इसका। सबसे अच्छी और खुशी की तो, बात और क्या हो सकती है कि पूरे देश में हमने हाँ, 7वां रैंक हासिल किया है। लग गए वही। पहले खेत का काम होता है, खेत का काम खत्म होते ही शाम का उनका गाय का काम होता है। गाय बाड़े में चले गए गायों के, और वहाँ उनका अपने काम में बिजी हो गए। तो अच्छा, अच्छा। उनको खुशी जरूर हुई, लेकिन उनको आज तक भी उतना, अभी जब तक मैं शायद उस पोस्ट पे पहुंच नहीं जाऊंगा, जब तक उस मेरे को ज्वाइनिंग मिल नहीं जाएगी, तब तक उनको नहीं लगेगा कि क्या बना हूं मैं। तो, हम आप यही बोलेंगे कि आप जब अपने चेयर में बैठे हैं, ऑफिशियल चेयर में, तो आप विज़िट में ले जाइए, तब आपके माता-पिता बोलेंगे कि हाँ, अब मान जाते हैं। हाँ वही। अच्छा, तो आपको बहुत सारे कॉल्स वगैरह आए होंगे जिस दिन आपका रिज़ल्ट आया, तो उसमें हाँ, से मतलब ऐसा जिस, कोई ऑकवर्ड कॉल आया जो बोला कि यार मैं ये था, बधाई हो आपको? मतलब ऐसे है कि एक ये है कि मेरा ऐसे रहा है कि जिस, जो मेरे को जानता है वो मेरे को ऐसे जानता है कि ये बंदा कुछ ना कुछ करेगा। सही बात है, फर्स्ट डे से जानता है, जिस दिन से जानता है, जो जानता है वो उसका यही है कि ये करेगा। और जो फोड़ेगा। नहीं जानता है वो, हाँ, और वो जो नहीं जानता है वो मेरे को जानता ही नहीं है।
सही बात है। ठीक है, तो वो मेरे बारे में मतलब बातें भी नहीं करता था पहले भी। मेरा कहने का मतलब ये जैसे ये होता है ना कि जब तक आप प्रिपरेशन में होते हो लोग आपके बारे में बातें करते हैं कि अरे ये क्या कर लेगा, इससे कुछ नहीं हो पाएगा। तो मेरा मतलब जैसे विलेज के बैकग्राउंड में विलेज से बात करूं लोगों की या दूसरी हुँ, जगह से, तो कोई ऐसे मेरे हेटर्स रहे नहीं है जो ऐसी बात ये बहुत करे अच्छी कि बात होती है। हाँ। तो उनको ऐसा था कि भाई मतलब कोई ऐसे कोई मेरे को ये पूछ नहीं सकता पाता था कि क्या कर रहा है आज के क्या दिन, कर भले रहे हो? इतना टाइम हो गया था। हाँ, सही बात है। क्योंकि उनको लगता, और वो सही भी, दूसरी चीज ये थी कि वहां से उठ के मैं एक ही बंदा आया था, हुँ, हुँ। तो वो उतना नहीं होता था, तो उनके ये लिए भी ये ऑकवर्ड गर्व वाला की बात उतना। होगी कि आप अपने एरिया से हाँ, एक उच्च ओहदे पर हाँ, बैठे हो, उच्च पद में बैठने वाले हो और पूरे देश में हाँ, 7वीं हाँ, रैंक हासिल करी है। हाँ। तो ऐसे नॉर्मली ऐसे होता है कि एक आध कोई आ गया तो आ गया, बाकी मेरे 2 दिन फोन चले हैं। और वो अच्छा, दो अच्छा। 2 दिन लगातार, हाँ, जितने टाइम फोन चला है उसमें, क्योंकि मैं ऐसे लोगों को जानता भी नहीं हूँ या मिला भी नहीं हूँ जो ऐसे बोलेगा कि हम उस दिन मिले थे, थोड़ा हल्का सा मिले थे, वो उस टाइप का बहुत कम है। सही बात है। अच्छा तो अब मूविंग टू द प्रिपरेशंस तो हम्म, एक फिर से एक सवाल रिपीट हो रहा है कि हम्म। आपने पहले टाइम फर्स्ट टाइम आईएएस के लिए डिसाइड कब किया था कि चलो अब जाते हैं और दिल्ली में आईएएस की तैयारी करेंगे? एकदम रियल बताऊं तो बहुत इसमें भी ऐसे अलग तरह की स्टोरी है। हाँ, आप भोपाल एसएसबी जाओगे, वहां से वापस निकलते हो तो लेफ्ट साइड वो डिफेंस वालों के क्वार्टर्स होते हैं, जो बिल्कुल। सिविलियन डिफेंस, मतलब जो आईएएस के थ्रू जाते हैं। और वो देख के मेरे को लगा कि मेरे को सीधा ये, मतलब वही है ना कि आपको डिफेंस में जाना है तो आप क्या किस तरीके से और जा सकते हैं, वो मेरे को मिला आईएएस में। और मैं भोपाल से डायरेक्ट शाम को 9 बजे एक ट्रेन आ रही है दिल्ली, वही पकड़ी और डायरेक्ट दिल्ली आया हूँ मैं। तो ये केवल बहुत छोटा मोमेंट था जिसमें मैंने डिसाइड किया कि आईएएस की प्रिपरेशन मेरे को क्विक करनी है। डिसीजंस और कभी-कभी बहुत कारगर साबित हो जाते हैं। हाँ, अच्छा तो अब जैसे कि आपने अपने इंजीनियरिंग करी हुई है, जितने भी इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स होते हैं उनके सामने 2 ऑप्शंस होते हैं। एक तो वो टोटली फोकस हो जाए ईएसी के थ्रू, इंजीनियरिंग सर्विसेज के थ्रू और एक हो जाए गेट की तरफ। तो आपका कैसा था कि आपने सिर्फ इंजीनियरिंग सर्विसेज को फोकस किया या सिर्फ गेट को फोकस किया या फिर दोनों को लेकर के चले? मैं मतलब मेरा फोकस केवल इंजीनियरिंग सर्विसेज था। मेरे मतलब ये, मैं ऐसे नहीं है कि मैं गेट की प्रिपरेशन नहीं करता था या गेट के लिए टाइम नहीं देता था, मतलब टाइम दिया नहीं, मैं ये नहीं कहूंगा। लेकिन हाँ, मेरा ऐसे टारगेट यही था कि मैं अपनी पढ़ाई उस दिन छोड़ूंगा जिस दिन मेरा इंजीनियरिंग सर्विस निकलेगा। वाह! ठीक है, तो उस उसमें बाकी मैंने ये बताया कि मेरी गेट रैंक 420 थी 2020 में, और 21 में मेरी 396 थी। तो मैंने, हाँ, ऐसे टेस्ट दिए हैं, गेट के भी टेस्ट दिए, ऐसा नहीं कि मैं सीधा मुंह उठा के गया हूँ पेपर दे दिया, नहीं। मतलब एटलीस्ट मैंने 1 मंथ उसको दिया है, तैयारी तो गेट के करी लिए है। केवल। हाँ, हुँ। तैयारी की है। तो यदि आपको ऐसे मतलब इस टाइप का मेरी तरह हो कि केवल आपको इंजीनियरिंग सर्विस जाना है, तो मैं आपको गाइड कर सकता हूँ कि 1 मंथ इज मोर देन एनफ फॉर गेट इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर कंप्लीटली फॉर टीएससी। इंजीनियरिंग सर्विस। ओके। हाँ, तो ये हमसे एक ये तो पॉइंट्स मिल गया है कि अगर आप ईएससी की तैयारी कर रहे हो तो आप गेट को 1 महीना दे करके अच्छे से क्रैक कर सकते हो, लेकिन मेहनत लगेगी। हाँ, तो तो ये मतलब ये है कि गेट मतलब जो मेरी रैंक आई है वो उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन मैं, मेरा ये मानना है और ये सही मानना है। मतलब ऐसे नहीं है कि केवल मेरा दोस्त था जिसकी हमारे दोनों ऑलमोस्ट इक्वल ग्राउंड था, ऑलमोस्ट इक्वल मार्क्स रहते थे टेस्ट में। और वो 2020 में था, नहीं 2021 में उसकी 48 रैंक है। तो ऐसे गेट गेट क्या है, थोड़ा इस टाइप का एग्जाम है वो, यदि एग्जाम में आप 2 क्वेश्चन को सही ढंग से हैंडल नहीं कर पाए तो आप बहुत पीछे चले जाते हो। और टेक्निकल यदि सही एनालिसिस ढंग से प्लस माइंडसेट। माइंड सेट, हाँ, या तो उस टाइम यदि एकदम टेंशन फ्री होके आप एग्जाम दोगे, तो मैं 100% कह रहा हूँ कि गेट बहुत अच्छा जाने वाला है 1 महीने की प्रिपरेशन में। प्लस आपकी ईएससी की प्रिपरेशन की हुई होनी चाहिए, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि एक दिन उठो और 1 महीने तैयारी करके गेट निकल जाएगा, मेरे को नहीं लगता ऐसा पॉसिबल है। नहीं, नहीं, नहीं। अच्छा तो सोमराज जैसे कि आपने तैयारी किया होगा प्रीलिम्स का साथ में या फिर प्रीलिम्स का अलग से या फिर दोनों का कंबाइन करके और आप थोड़ी बहुत इंटरव्यू का जो थोड़ा क्रिस्प हो सकता है आप ये तीनों चीज का दे दीजिए तो मैं आपको हैंड ओवर कर रहा हूँ आप स्ट्रेटेजी के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि अप्रैल 2019 में मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की। उसके बाद जनवरी 2020 में जो हुआ वो सबको पता है, रेलवे की वैकेंसी निकलना,
उसके बाद उसमें मेरा नहीं हुआ, प्रीलिम्स नहीं हुआ। लेकिन उसके बाद ये हुआ कि मैं बार का एग्जाम दिया, कुछ मेरे को याद है 17-18 मार्च को, और उस 17-18 नहीं 13-14 को दिया शायद, और 13-14 को देने के बाद मेरे घर वालों ने बोला कि 1 साल हो गए, थोड़ा घर पे आओ, मिल के चले जाओ। मैं घर पे गया, और ऑल ऑफ सडन क्या हुआ, राजस्थान में लॉकडाउन, नेशनल लॉकडाउन से 4 दिन पहले लगा था, और उस टाइम लॉकडाउन लग गया। तो ये 3 महीने मेरे बहुत अच्छे से बर्बाद हुए। मैं यही कहूंगा। ठीक है, उसके बाद मैंने दोबारा जुलाई से प्रिपरेशन स्टार्ट की, और बहुत अच्छा अच्छा ये हुआ कि पेपर अगली जुलाई में था, मेरे पास 12 महीने का टाइम था। फायदा। तो हाँ, फायदा। अब मेरे पास क्या हुआ, दिक्कत ये हुई कि जुलाई में मेरे पास, तो ये जो टेक्निकल या जितने वहां मैं प्रिपरेशन कर रहा था, वो मेरे पास सब्जेक्ट्स मतलब नोट्स नहीं थे या कुछ भी नहीं था, मेरे पास मटेरियल कुछ नहीं था। तो जो मैंने किया वो किसी को नहीं करना है, जो मैं अभी बोल रहा हूँ, वो मेरे पास टाइम था इसलिए किया मैंने। यूपीएससी सीएससी की जो इकोनॉमिक्स होती है वो पढ़ ली मैंने, और उसी की मैंने एनवायरनमेंट पढ़ ली, कि उसका मटेरियल हर जगह मिल जाता है, तो मैंने बोला कि चलो अब टाइम बैठे हैं तो चलो ये कर लेते हैं। तो उससे मेरा ये एक, मैंने जो कॉन्फिडेंस वाली बात की थी, तो ये जो दोनों सब्जेक्ट पढ़े हुए थे, तो मेरा कॉन्फिडेंस एकदम हाई पे रहता था कि नॉन टेक में देखो ऐसे होगा कि मैथ्स आता है, एफटी आता है, इन्वायरमेंट ठीक हो गया है, और करंट अफेयर भी ठीक ठीक कवर कर लूंगा, 4 सब्जेक्ट तो एकदम बहुत अच्छे हैं। तो ये वहां से कॉन्फिडेंस बिल्ड होना स्टार्ट हुआ, धीरे 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 धीरे, स्लो स्लो। और एक चीज, मतलब मैंने बहुत से पहले टॉपर्स, मैंने अभी आज तक बहुत कम लोगों के, एक बंदे के मैंने टॉपर स्टॉक देखा है। तो ऐसा नहीं कि आप हर किसी का टॉपर स्टॉक देखने बैठे हो, बस एक आदमी को देखो और उसने जो किया है वो एक बार सुनो और उसको फॉलो करो। तो मैंने एक सुना था, मैं एग्जैक्टली नहीं, नाम भूल गया हूँ मैं, नाम वाम इतना याद नहीं रहता है, वो सिविल का टॉपर है, फर्स्ट रैंक है हाँ हाँ। शायद कुछ। तो उन्होंने ये बोला था कि जीएस को आप मिनिमम 3 बार पढ़ो, मैं ये अपने वर्ड्स नहीं बोल रहा हूँ, मैं उन्हीं के बोल रहा हूँ। ठीक है, तो उन्होंने बोला था कि जीएस को कम से कम 3 बार पढ़ो, और एग्जैक्टली मैंने वही किया। तो जीएस उसमें जो एप्टीट्यूड वाला पेपर है बहुत अच्छा, और उसकी स्ट्रेटेजी यही है, मेरे को करने के बाद भी मेरे को यही लग रहा है कि वही कारगर होगी। आप उसको मिनिमम 2 बार पढ़ने के बाद उसके टेस्ट दीजिए। एक बार के बाद भी आप वो सब्जेक्ट वाइज टेस्ट होते हैं वो दे सकते हैं, लेकिन जो फुल लेंथ टेस्ट है वो 2 बार पढ़ने के बाद दीजिए, और उसमें जहां जहां कमी है उसके बाद आप थर्ड बार रिवीजन कीजिए। जो टेक्निकल वाला पार्ट है उसमें, उसमें भी मैंने उसी टाइप से, मतलब ये था कि ऑलरेडी मैं प्रिपेयर कर चुका था, ऑलरेडी मैं ईएससी 2020 के लिए अपीयर हुआ, तो मेरे पास बहुत टाइम था। तो ये मैं चीजें इतनी इसलिए बोल रहा हूँ कि मतलब मेरे पास टाइम था, और मैं ये बोलूँ कि आप सब लोग ये करने बैठो तो शायद उतना नहीं हो पाता है। मैंने बुक से भी पढ़ा है, जो मेरे लाइब्रेरी में आते थे उनको पता है, मैंने बहुत सी चीजें बुक से भी पढ़ा है, केवल नोट्स पे नहीं दिया है। और दूसरी चीज, जैसे ये एक, जो जितनी ये है ना जो चीजें चलती है कि शॉर्ट नोट्स बनाओ, मैंने कभी नहीं बनाई। ये मैं अच्छा जी। चीजें क्लियर कर रहा हूँ बस, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं उसको, जो करता है शॉर्ट नोट बनाता है वो गलत है, या नहीं बनाता है वो गलत है। मैं आपको चीजें क्लियर कर रहा हूँ कि मैंने हल्की सी बुक से भी पढ़ाई की है, और मैंने हल्की सी, मतलब बगैर शॉर्ट नोट्स के बुक से पढ़ाई की है। तो ये मेरा प्रीलिम की स्ट्रेटेजी ऐसे थी कि मैं बुक्स को पढ़ता था हल्का फुल्का, जहां मेरा जो चीज मेरी वीक है। हर चीज पढ़ने बैठोगे तो बुक्स का इतना बड़ा तो ढेर लगता है, उसको आप खोलने सही बात बैठोगे है। तो बहुत मुश्किल चीज है। तो जहां जहां आपको वीक लग रहा है वो वर्ड करो। और प्रीलिम्स की बहुत एकदम, मतलब केवल ईएससी नहीं, सीएससी के लिए भी ये मैं उसको ट्राई एंड टेस्टेड बोल सकते हो, कि पिछले 5 साल के पेपर खुद से ओमार सीट लेकर के बैठ के सोल्व करो। वो 5 साल के पेपर में आपको ये पता चल जाएगा कि आप कहाँ पे हो। जब ये करना तब है जब आपको लगे कि थोड़ा स्पीड अप करके, जब आपको 1-2 महीने पहले लगे कि अब आपकी ईएससी की एक बार की प्रिपरेशन कंप्लीट हो चुकी है, अब आपको वो करना है जिसमें आपको कमी लगे। तो 5 पेपर दीजिए आप पिछले, जैसे अभी हमारे पास 2017 का पड़ा है, 16 वाला हमारे काम का है नहीं उतना, नॉन टेक वाला टेक्निकल काम में ले सकते हैं। तो 17, 18, 19, 20, 21 और इस बार 22 का भी आ गया। तो ये 5 साल के पेपर उठाइए और ये दीजिए, और इससे आपका 100% प्रीलिम्स क्लियर होगा यदि आपने मेहनत की। और दूसरी चीज ये है कि मैं, जब मेरे पास इतना टाइम था तो मैं बुक से जब देखता था तो हल्के फुल्के जो डेरिवेशन वाली चीज है वो मैं लिख लेता था। मैं उसको एकदम बैठ के रटता नहीं था, बस एक बार लिख लेता था, ताकि केवल इसलिए कि मेंस के टाइम काम आएगा। तो ये मैं
मतलब ये उसकी प्रीलिम तक की स्ट्रेटेजी थी। उसके बाद मेंस के लिए ये मतलब ये जान के बहुत से लोग ऐसे बोला कि भाई कैसे तू अपने आप में कॉन्फिडेंट है। मैं जब एनटीपीसी में था वहां मेरे से एक बंदा मिला कि तू अपने आप में इतना कैसे कॉन्फिडेंट है कि तेरा मेंस बहुत अच्छा गया है। तो मतलब मैंने उसने पूछा पहले मेरे से ये पूछा कि क्या तुमने मिलाया है कि कितना क्या गया है। मैंने कहा नहीं मिलाया, कितने मार्क्स। मैंने कहा कि देख इंटरव्यू कॉल तो आ रहा है, मैं और ये मतलब मैंने ये चीज मैंने 25th को एचपीसीएल के इंटरव्यू में बैठा था, उसी टाइम मैंने ये बोल दिया था। उन्होंने मेरे से पूछा कि और क्या क्या एग्जाम दिए है। मैं एकदम ऑनेस्ट रहता हूँ ऐसी चीजों में, ऐसे नहीं कि झूठ बोल के बोल दूं कि ये सी नहीं दिया मैंने बोला ये सर दिया है। तो उन्होंने बोला कि क्या क्या स्टेटस है। मैंने कहा सर आई विल बी गोइंग टू क्लियर दिस मेंस एग्जामिनेशन, आई डोंट नो अबाउट नेक्स्ट स्टेज। तो ये चीज में उस दिन से थी। तो ये होता इसलिए हुआ है क्योंकि मैंने ऑलमोस्ट कितने 3000 पेपर्स जो ये A4 शीट्स होती है वो मैंने भरी है। 3000। ओह! ह्यूज नंबर। 3000। हाँ, 3000 सीट यदि आप भरोगे तो आप में जो ये चीज जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है, जो आपकी स्पीड है, ये ऑटोमेटिकली आपकी आ जाएगी और उतने में आपको कॉन्फिडेंस आने लगता है। और उसके बाद ये हुआ कि मैं यहाँ टेस्ट सीरीज में ऑलमोस्ट टॉप पे था। वाह! ठीक है। तो उससे मेरे को फायदा ये हुआ कि मेरा पहला पेपर ऐसे जाने को बहुत खराब जा रहा था। जब मैं मेन पेपर में बैठा था बहुत खराब जा रहा था। और उस चीज से मेरे को हल्का सा देख, ये मैंने अपने तरीके निकाले। जैसे जिसके कम रैंक आ रही है वो ऐसे मत सोचना कि मेरी कम आ रही है तो मैंने जो सोचा है वैसे आप नहीं सोच सकते। वो आपको अलग तरीके निकालने पड़ेंगे। वो दिमाग को समझाने वाली बात मैंने बोली थी। तो मैंने अपने आप को ऐसे समझाया कि देखो भाई साहब वहां पे आप टॉपर थे और आपको ये पेपर नहीं आ रहा है तो ये समझ लीजिए ये किसी को नहीं आ रहा है। सही बात। उस हिसाब से मैंने हाँ, उस हिसाब से मैंने अपने आप को 5-10 मिनट अपने आप के दिमाग में ये चीजें डाली। तो उससे मेरा पहला पेपर वैसे मार्क्स ठीक आए हैं मेरे 183 है दोनों पेपर में। तो और सेकंड पेपर में ये था कि सेकंड पेपर मेरी कैलकुलेशन इतनी फास्ट थी कि मैं एक्सपेक्ट जितने आए उससे ज्यादा कर रहा था, पर जितने आए उसमें मैं बहुत खुश हूँ। तो उस टाइप की, क्योंकि वो कैलकुलेटिव पेपर था। सही बात है। हाँ, तो ये मेंस में क्या होती है यदि आप कैलकुलेशन बहुत अच्छे से करो, थ्योरी को आपको लिख के पढ़ने की जरूरत नहीं है। थ्योरी वाले जैसे क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर को बहुत एकदम एक भी क्वेश्चन मत छोड़ना। प्रीवियस ईयर जो भी है उससे प्रीवियस ईयर से होता क्या है कि एग्जामिनर का माइंडसेट पता चलता है। एग्जाम में क्या रिक्वायरमेंट है ये भी पता चलती है। और एग्जाम में हमको क्या मतलब जो हम कैसे फ्रेम कर सकते हैं ये चीज भी उसमें पता चलती है। तो इन चीजों की वजह से ये सब चीजें ये आपको प्रीवियस ईयर देने से आपको हेल्प करती है। और ये जब आप मेन एग्जाम में अपीयर होते हो तो उस टाइम भी आपको ये हेल्प करती है। तो ये मेरी मेंस तक की स्ट्रेटेजी थी। उसमें हम डिटेल में यदि आपको सब्जेक्ट वाइज करनी है तो हम कभी बाद में डिटेल में हाँ, उसके डिस्कस बाद कर में अपन सकते हैं। कभी डिस्कस करेंगे, बाद में डिटेल में। ठीक है। हाँ, उसके बाद क्या होता है इंटरव्यू। अब इंटरव्यू से पहले मेरा एनटीपीसी में हो चुका था। एनटीपीसी में ज्वाइन कर लिया था सिंगरौली मध्य प्रदेश में। और हुआ ये कि सिंगरौली मध्य प्रदेश में ज्वाइन किया, उसके 10 दिन बाद एचपीसीएल का फाइनल रिजल्ट आया और उसमें मेरा हो चुका था। तो अब मेरे पास ये ऑप्शन था कि मैं इसको रिजाइन करके और दूसरी ज्वाइन करूंगा, उस तक मैं इंटरव्यू की तैयारी करूंगा। और मैंने यही किया क्योंकि मेरे पास ऑप्शन था। और मेरी 14 तारीख को मेरा इंटरव्यू, 14 तारीख को ही मेरा ज्वाइनिंग डेट थी वाह! एचपीसीएल की। मैंने एचपीसीएल को मेल डाला कि मैं 14 तारीख को इंटरव्यू के लिए अपीयर कर रहा हूँ, इसलिए मैं 14 तारीख को अवेलेबल नहीं हो पाऊंगा। तो उन्होंने 15 कर दिए डेट। और ये जो मेरे को एक महीना मैंने रिजाइन किया था, 15 फरवरी को मैं छोड़ के आया, 16 फरवरी को इधर आया। 4 दिन तैयारी करके ईएससी 2022 दोबारा दिया। और, और उसके बाद एकदम इंटरव्यू में लग गया था। तो यदि आपने एक बार सही ढंग से टेक्निकल पढ़ रखा है तो टेक्निकल को आपको उतना पढ़ने की जरूरत नहीं है। और मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 21 नवंबर जो मेंस दिया है उसके लेकर के 20 फरवरी 2022 तक मैंने कभी टेक्निकल को टच नहीं किया। इवन आई एम एबल टू क्लियर ईएससी 2022। तो वो सब एक एक टाइम का है। यदि एक टाइम आपको दिमाग की टेंशन खत्म हो गई तो मैंने ये बोला ना कि दिमाग की टेंशन और प्रिपरेशन ये दोनों चीजें बहुत अलग लेवल की ज़रूरी है होती है। ये हैंडल दोनों को यदि करना। हाँ, हैंडल करना बहुत जरूरी है। ये हैंडल कर लिया तो कोई भी एग्जाम बहुत इजी बन जाता है। तो इस ऐसे हुआ। फिर उसके बाद मैंने एक ढंग से 20 तारीख से लेकर के और 14 मार्च तक ढंग से प्रिपरेशन की, एक दो मॉक दिए। और उसमें उसके बाद इंटरव्यू में गया तो मेरा मतलब बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस था और मैं बहुत अच्छा कर पाया वहाँ पे। तो ये मेरा स्ट्रेटेजी थी इस टाइप की। तो इंटरव्यू के टाइम क्या है, हल्का फुल्का आपको दूसरी जगह की चीजें बहुत पढ़नी पड़ेगी, इधर उधर का हल्का फुल्का करंट अफेयर्स। वहां पे आपको
आपका जो बैकग्राउंड है या फिर आपका जो थिंकिंग है वो एकदम ऐसे वाइडर होना चाहिए, ऐसे नहीं कि केवल टेक्निकली सोच सोच के वहीं पे बैठ मल्टी गए। डाइवर्सली तो होना जरूरी है। जरूरी है। तो ये चीजें वहाँ इंटरव्यू में थोड़ी हल्की सी मैटर करती है, उतनी ज्यादा नहीं करती है। मतलब मैंने किसी की ट्रांसक्रिप्ट पढ़ी है तो उसमें एक जगह ऐसे हुआ कि किसी को टेक्निकल तो नहीं, करंट अफेयर नहीं आ रहा था, तो सामने उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, नहीं आ रहा है तो आप अपने टेक्निकल फील्ड में बहुत अच्छे हैं, तो हमारे लिए मोर देन एनफ है। तो बस वो कॉन्फिडेंस के लिए टेक्निकल करंट अफेयर ये सब चीजें हल्की फुल्की हो तो ये अच्छी रहती है। ये मेरा इतना इस टाइप का एकदम हल्का सा ब्रीफ प्रिपरेशन का पार्ट था। अच्छा सोमराज, आपके कितने मेंबर्स की पैनल थी आपकी? 4 मेंबर की, मतलब पैनल में 4 मेंबर होते हैं, एक चेयरमैन होता है, वो यूपीएससी मेंबर्स बोलते हैं, जैसे यूपीएससी के मेंबर होते हैं। और 3 लोग अलग अलग इंडस्ट्री एक्सपर्ट हो सकते हैं, कोई कॉलेज प्रोफेसर हो सकते हैं, या कभी कभी ऐसे हो सकता है कि कोई आईएएस भी हो जाए। मतलब को इसमें मेरे को शायद इसमें कौन थे ये मेरे को ये पता नहीं चलता है कि दूसरे बंदे जो बैठे हैं वहाँ पे, पैनलिस्ट बैठे हैं, पैनल में मेंबर बैठे हैं, वो है कौन। अच्छा अच्छा। तो आपने इसके पहले मॉक टेस्ट वगैरह कुछ लिया इसका कि नहीं, कि डायरेक्ट मतलब सेल्फ? मैंने प्रिपरेशन, मैंने आपको बोला कि मैंने इसका प्रीलिम्स का कोई मॉक टेस्ट, नहीं किसी नहीं, की कोई प्रीलिम्स टेस्ट नहीं, नहीं दी। इंटरव्यू, सिर्फ इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम। हाँ, इंटरव्यू के लिए मैंने लिया। इंटरव्यू के हाँ। मैं दो तीन तीन मॉक दिए मैंने। अच्छा अच्छा। तो उसमें 2 ऑनलाइन थे, एक एक ऑफलाइन था, और ऑफलाइन वाले में मेरे को कॉन्फिडेंस आ गया था कि हाँ मैं ठीक कर लूंगा। क्रैक हो जाएगा अच्छे से। हाँ मतलब ये होता है ना कि थोड़ा एक इतनी कम सीट्स होती है तो आपको पता नहीं रहता है सही बात है। कि आप पता नहीं कितने मार्क्स से रह सकते हो, कितने मार्क्स से अंदर हो सकते हो। लेकिन मेरे को मतलब ऐसा था कि मैं इंटरव्यू में भी ऑलमोस्ट मेरी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से मैं करके आ जाऊंगा। हम्म। तो ये तो हमारे लिए भी बहुत खुशी की बात है कि यार सोमराज हमारा ही फ्रेंड है, और आईईएस में 7 रैंक, बहुत हमको बहुत खुशी होती है ऐसा बोलकर कि यार रैंक 7 है। तो सोमराज, आपको कभी एक्सपेक्टेशन थी कि यार रैंक 7 आ सकती है? मैंने मतलब आप चाहोगे और एक मैं स्क्रीनशॉट लेके भेज सकता हूँ, मेरे पास एक चीज रखी है। उसमें ये है कि मैंने अपनी अलार्म पे लिखा हुआ है कि 1 डिजिट रैंक मैन। वाह। यानी कि ये आप हम सुबह उठ रहे हो और आपकी, हम जरूर हाँ ये चाहेंगे कि आपकी, आप हमको वो स्क्रीनशॉट भेजे। क्या होता है कि जैसे आप उठते हो, मतलब बहुत सबकी यही हालत है, सबको सुबह उठ नींद लेने की लगी रहती है कि नींद ले लो, नींद ले लो। तो मैं क्या करता था, वो लगा के, वो मेरी अलार्म होती थी, वो लगा के सोता था मैं। अच्छा अच्छा। मेरे मतलब बहुत, हाँ, आवाज बहुत मोबाइल की कम थी, टूटा फूटा मोबाइल था, लेकिन वो स्क्रीन पे धुंधला था, मेरे को दिख जाता था कि 1 डिजिट रैंक मैन। उसके बाद ये होता था कि अब तो उठना ही है। उठना कभी ही कभी है। उठ भी नहीं पाता था, ऐसा नहीं, हाँ ऐसे नहीं है कि हमेशा हुआ है, पूरे 12 मास ऐसे हुआ है। कभी कभी ऐसे मतलब 5-7 दिन में कभी 2 दिन ऐसे भी गए हैं जिसमें मैं 8 बजे भी उठ पाया हूँ। बस रात मतलब लेट नाइट तक। फर्स्ट टाइम जब प्रिपेयर कर रहा था, 2020 दिया उस टाइम करता था। हाँ उसके हाँ। बाद मैं मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग वाला मेरा सिस्टम था। अच्छा अच्छा। तो सोमराज, अपने यहाँ पे बहुत अच्छा थोड़ा सा ब्रीफिंग कर दी, प्रीलिम्स के लिए भी, मेंस के लिए भी, इंटरव्यू के लिए भी। एक क्वेश्चन मेरे माइंड में ये आ रहा है, जैसे जो लोग एकदम स्ट्रिक्ट टाइम टेबल बनाते हैं यार, 8 to 10 पढ़ना है, इतने बजे से इतने बजे तक बैठना है, तो ऐसा पॉसिबल होता है कभी कि यार अपने जो टाइम टेबल बनाए हैं, चलो 8 से 10 का बीच का जो टाइम टेबल है, तो इसके बीच में सेम फॉलो होता है हर टाइम, और फिर बाद में वो डिमोटिवेट होते हैं कि हो होता ही नहीं करके? 100% कभी नहीं होता। हाँ। मतलब मेरा नहीं हुआ, बाकी किसी का होता होगा तो मुझे नहीं पता। तो मतलब ऐसे होता है कि जैसे आपने टाइम टेबल बनाया, आपको मतलब करना क्या होता है कि आपको टारगेट्स ऐसे बनाने हैं कि आपका जो एग्जाम है उसके हिसाब से टारगेट बनाओगे, तो उसमें आपको 8 to 10 पढ़ने की जरूरत है नहीं। ठीक है, दिन में यदि आप मतलब ढंग से 8 घंटे निकाल लेते हो तो ये मोर देन एनफ है। वैसे मतलब ऐसे ये है कि मैं पूरे दिन लाइब्रेरी में बैठता, कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि मैं मॉर्निंग में मतलब 5:45 पे मेरा अलार्म है, मैं आपको स्क्रीनशॉट शेयर करूंगा तो पता चल जाएगा। तो 5:45 में मेरा अलार्म है, मैं 6:30-7 बजे तक लाइब्रेरी पहुंच जाता था। और बहुत बार ऐसे भी हुआ है कि 7 बजे से लेकर के मैं रात तक, मतलब केवल दिन में खाना खाने जा रहा हूँ। ये बहुत होता भी है, लेकिन होता है हंड्रेड होता है। परसेंट ये नहीं हो सकता कि, हाँ 100% ये नहीं हो सकता कि सातों दिन आप मॉर्निंग 7 to नाइट 12 तक कर सको या फिर नाइट 10 तक कर सको। हमेशा नहीं हो पाएगा। और दूसरा ये है कि बीच बीच में हल्के फुल्के देखो, मतलब बच्चे हों तो उनको बताना पड़ता है कि क्या करना है क्या नहीं सही करना है। बात है। अब हम सब लोग ऐसे, हाँ सब लोग मेच्योर है, तो जैसे ही आपको लगता है, मतलब एक चीज है कि जो चीज कर रहे हो आप ईमानदारी से करो, खुद से ईमानदारी से करो।
कि मैं जितना मैंने सुबह टारगेट बनाया, एकदम ऐसे अपने लेवल का टारगेट बनाओ, मैंने जितना सुबह टारगेट बनाया मैंने उतना कंप्लीट करना है शाम को 6-7 बजे तक। उसके बाद थोड़ा सा आप 6-7 बजे तक का ही टारगेट बनाओ, उसके बाद हल्का फुल्का दिन में आपने कहीं घूमने निकल गए, या फिर कभी कभी ऐसे होता है कि दिन में नींद आने लगती है तो सो गए, तो आपको 10 बजे तक उसको खींच लो। और यदि आप मतलब कर पा रहे हो तो कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सही बात है। तो सोमराज, अब अपन सम अप की तरफ बढ़ते हैं। तो सम अप का काम आपको ही करना है। तो हमारी तरफ से प्रश्न ये है कि कुछ जो इम्पोर्टेंट ऐसे कुछ की पॉइंट्स होते हैं जिनके बिना काम होगा ही नहीं, तो आपको क्या लगता है कि वो की पॉइंट्स क्या है जिनके बिना अगर आप इसको फॉलो नहीं करते हो तो डेफिनेटली काम नहीं होगा? एक मेरा खुद का सीडीपी बनाया हुआ है, सीडीपी। सी इज द कंटिन्यूटी, डी इज द डिसिप्लिन, पी इज द पॉजिटिविटी। आपको एकदम पॉजिटिव रहना पड़ेगा। आपको डिसिप्लिन का मतलब ऐसा है कि कोई डिस्ट्रक्शन आ रहा है उसको कम करो, और कंटिन्यूटी का मतलब ये है कि एक बार फेल हुआ, मैं ऐसी कंटिन्यूटी की नहीं बात कर रहा हूँ कि सुबह 6 बजे बैठा और 12 बजे तक लगे रहना, वो वाली नहीं। मैं बस ऐसे बोल रहा हूँ कि एक बार आप फेल हुए और इसके बाद ऐसे निराश नहीं होकर के, या फिर किसी एग्जाम का रिजल्ट आया और उसमें आपको नहीं हुआ, ऐसे इंजीनियरिंग में ऐसे अच्छा चांस ये है कि आपके बहुत सारे पीएसयू के अलग अलग रिक्रूटमेंट आते रहते हैं, और बीच बीच में रिजल्ट भी आते रहते हैं। तो उस टाइम यदि आप फेल हो रहे हो, यदि आपका नहीं हो रहा है, तो ऐसे कीजिए, ठीक है, जो क्या बोलते हैं कि मान के उसको आगे बढ़ो। सही बात है। तो ये कर सकते हैं। और नेक्स्ट है ये है कि अब इस प्रिपरेशन में अपने को मोटिवेशन की भी ज़रूरत पड़ती है डेफिनेटली, कहीं ना कहीं कुछ पॉइंट्स में। और कुछ जगह में डीमोटिवेशन भी आता है डेफिनेटली। तो हम इन दोनों चीज़ों को कैसे देखें, उनको कैसे आगे से इसको सपोर्ट करें कि भाई हम मोटिवेट रहें, जहाँ हम डिमोटिवेट हो रहे हैं हम हर से डाउन से फिर उठ के अपना लेवल में आ जाएं। देखो मतलब मैं अपना मेरा अपना केस पूरा एकदम यूनिक है, ये किसी पे सेट नहीं बैठेगा, लेकिन उसका मैं हल्का हल्का आपको आइडिया देता रहूंगा हाँ, बीच बीच में, ओवरव्यू। मतलब ये कर सकते हैं। हाँ, और ये सबसे पहली चीज ये है कि मेरी जितनी एजुकेशन हुई है वो हमने पूरी किसी न किसी तरह के लोन पे या फिर उस टाइप से की है। तो मेरे लिए डीमोटिवेट होना, वहां पे मैं इस ऐसे मोटिवेट होता था कि देखो, मतलब यदि ये आज जो रिजल्ट आया है इसमें नहीं हुआ, और इसको लेके यदि मैं बैठ गया तो कल वाला भी नहीं होगा, और कल वाला सही। नहीं होगा तो फिर आगे के जो हमने जो उधारी ली है, जो हमने लोन लिया है, उसको पे कैसे करें। तो ये सोच के पहली चीज ये होती थी। दूसरी चीज ये है कि मेरे मेरे मम्मी पापा को मैं ये चीजें नहीं बता सकता था कि मेरा रिजल्ट आया है। बहुत कम रिजल्ट मैंने मम्मी पापा को बताया है कि मेरा ऐसा फेल हो गया, क्योंकि उनको मतलब उनको फेल होने से वो मैं जितना दुखी नहीं हो रहा हूँ, उससे ज्यादा वो दुखी हो जाते थे। सही बात। तो वो मेरे को हेल्प नहीं कर पाते, क्योंकि उनका बैकग्राउंड अलग है, वो उनका काम अलग है, तो उनको लगता है कि फेलियर बहुत अलग चीज है, वो होनी ही नहीं चाहिए। तो मैं अपने दोस्तों की हेल्प लेता था। बाकी मेरा छोटा भाई है, वो भी एयरफोर्स में है। वो वो ऐसे बोलता था कि तेरे को ये बनना था क्या, तेरे को इधर जाना था क्या, तेरे को ये बनना है ना, आईएएस बनना है ना, तो क्यों टेंशन ले रहा है, उसकी तैयारी करना वो। सही बात नॉर्मली है। मतलब ऐसे बोलता था। हाँ, तो मेरे दोस्त बैकबोन और होना बहुत जरूरी है। हाँ, बहुत जरूरी है। तो कोई ऐसा एकदम ऐसे हो कि मेरे दोस्त भी बहुत अच्छे ऐसे थे कि उन्होंने कहा देख भाई, मतलब ऑलमोस्ट सब बहुत अच्छी जगह सेटल है, फिर भी उनको मेरे से बहुत होप थी। तो उन्होंने कहा देख यार, हम सब लोग तेरी तरफ देख रहे हैं, तो इतने छोटे एग्जाम के लिए इतना दुखी हो रहा है, क्या कर रहा है यार, करना भाई। तो ये चीजें होती थी, उससे मोटिवेशन मिलता था मेरे को। बाकी हर चीज यदि किसी आपका पेरेंट्स आपको सपोर्ट कर सकता है, आपको उस लेवल का आपको लगता है कि आपकी पेरेंट्स हेल्प हेल्प कर सकता है, मेरे को लगता है 90% केस में ऐसे होता है कि पेरेंट हेल्प कर सकते हैं। यदि नहीं कर सकते हैं तो फ्रेंड सर्कल आपका बहुत अच्छा है, आप लाइब्रेरी जा रहे हो तो आपकी लाइब्रेरी में कोई दोस्त है, उनसे बात कर लीजिए। तो थोड़ा सा बातें करने से आपका फ्रस्ट्रेशन और जो आपका जो डीमोटिवेशन है वो ठीक हो जाता है। आप कोई नहीं मिल रहा है तो लाइब्रेरी ओनर से बात कर लीजिए। सही बात है। तो हाँ, चलिए हम आगे और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन एक और ये है कि इसमें प्रिपरेशन में क्या होता है ना कि हर किसी को ये समझ में नहीं आता है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको नहीं पता होता है कि यार हमारी परफॉर्मेंस को ट्रैक भी करना होता है। तो परफॉर्मेंस को ट्रैक करें कैसे, ये पॉइंट्स बताइए। हम्म, उसमें देखो मेरे मतलब जैसे टेस्ट सीरीज होती है, आप किसी भी मतलब प्रीलिम्स का दिक्कत ये है कि जो कोचिंग इंस्टीट्यूट की ट्रैक जो कोचिंग कोचिंग इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज है, किसी की भी, मैं किसी का नाम लेने की जरूरत नहीं, कोई भी इंस्टीट्यूट की हो, आपको लगता है इंडिया में जितनी 10-15 कोचिंग
हल्की छोटी मोटी जितनी भी है जॉइंट्स है, उनमें से क्या होता है कि वहां पे जो मेन एग्जाम होता है उनसे ये मैच नहीं कर पाते कि यूपीएससी वो उनका अपना अलग है, वो उससे कोई मैच कर गया तो वो उसके ईगो की बात है, यूपीएससी के भी ईगो की बात है। तो मतलब ईगो नहीं कह सकते। दूसरी चीज ये है ना कि मतलब वो उसका तरीका अलग है, वो टेस्ट करने का चीज है, वो उस तरह से हम उतने जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है उतने मेच्योर नहीं होते उस टाइप से टेस्ट करने। तो मैंने आपको बोला कि 5 टेस्ट उठाइए आप पहले के और उनको सोल्व कीजिए। प्रीवियस उसमें ईयर क्या पहला आप क्वेश्चंस। सोल्व करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर को ऐसे मत लगाइए जैसे प्रीवियस ईयर की बुक्स आती है उससे नहीं, उससे आप जज नहीं कर पाएंगे। आप एक टेस्ट पूरा प्रिंट निकालिए, एक ओमार शीट लाइए, 3 घंटे बैठिए और उसको सोल्व करो। इसको सोल्व करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपका वीक क्या है, आप कहाँ अच्छे हैं। 2 टेस्ट दीजिए मिनिमम, यदि आप अपनी परफॉर्मेंस चेक करना चाहते हैं तो मिनिमम 2 देंगे। तो उससे क्या है, कभी कभी बहुत ज्यादा थ्योरी आ जाता है, कभी बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव आ जाता है, तो वो दोनों बैलेंस हो जाता है और उस बेसिस पे आप अपनी आगे प्रिपरेशन कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारा ट्रैक परफॉर्मेंस के लिए। और आप उन लोगों के लिए बोल सकते हैं जो रिसेंटली एक बार दो बार उनने क्वालिफाई नहीं कर पाया है, क्योंकि यूपीएससी एक इटसेल्फ दो कम से कम उसको साल भर तो देना पड़ता ही है। अगर आप शुरू से नहीं पढ़ रहे हो कॉलेज के टाइम से, तो आपको साल 2 साल लग सकता है। तो उनके लिए आप क्या बोल सकते हो कि जो तैयारी कर रहे हैं शुरू से, उनका 2 अटेम्प्ट जो जा चुका है, उनके लिए आप क्या बोलना चाहोगे? मतलब ये है कि जैसे मतलब सबसे पहली चीज क्या होती है कि जहां आप जाना चाह रहे हो वहां जगह कितनी सही बात है। है। तो देखिए जैसे इस बार इलेक्ट्रिकल की बात करूं तो केवल 22 वैकेंसी है, उसमें सारे लोग नहीं हो यस। सकते यार। कैसे होंगे? इवन दो पिछले साल के जैसे 60 वैकेंसी पे उन्होंने 150 को बुलाया है, तो 150 में से 60 निकालने पे 90 लोग पिछले वाले वो लोग हैं जिन्होंने इंटरव्यू ऑलरेडी अपीयर हुए हैं। सही बात है। ठीक है, तो हर कोई नहीं हो सकता। ऐसे नहीं है कि केवल आप एक जगह फोकस करो, हल्का फुल्का दूसरी प्रिपरेशन भी अपनी साथ रखो, जैसे पीएसयू यूएसयू। दूसरी चीज है कि जैसे जो फेल हो गया है तो उसमें आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। जैसे मैं इसलिए बोल पा रहा हूँ क्योंकि मैंने पहली बार मैं फेल हुआ था। मैं पहली बार प्रीलिम्स भी क्लियर नहीं कर पाया था और दूसरी बार में सीधा 7th रैंक है मेरा। तो ये उन लोगों के लिए मैं ये बोल रहा हूँ कि भाई अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखोगे तो 100% आपको रिजल्ट मिलेगा, यदि वैकेंसी है तो। तो सही बात ठीक है। है, तो हाँ, तो यही चीज है मेनली। और दूसरी चीज जैसे आपने बोला कि मिनिमम 1 साल, एक मतलब आप देखिए कि पिछले जुलाई में इसका प्रीलिम्स पेपर हुआ है और उसका मार्च में इंटरव्यू हो रहा है, तो 1 साल तो केवल एग्जाम का वो ड्यूरेशन है। सही बात तो है। कम से कम आपको, हाँ, कम से कम 2 साल तो आपको चाहिए। सही बात। अपने चाहे कॉलेज में पढ़ा भी है तो उस टाइप का कोई नहीं पढ़ता, कितना भी इंस्टीट्यूट, कोई भी अच्छा इंस्टीट्यूट हो, तो वो इस टाइप से नहीं पढ़ना पड़ता है कि मतलब उसका सीधा इंजीनियरिंग सर्विस क्लियर हो जाए। तो वो चीज उसको ध्यान में रखते हुए मैं बोल रहा हूँ कि कम से कम आपको 2 साल तो चाहिए ही चाहिए। सही तो बात। आप लगे हुए हैं, लगे रहिए, जिस दिन वैकेंसी होगी उस दिन आपका सिलेक्शन होगा। सही है, सही है। तो सोमराज, आगे क्वेश्चन ये है कि डिस्ट्रैक्शंस ड्यूरिंग प्रिपरेशंस, इससे कैसे बचना चाहिए? डिस्ट्रक्शन मतलब केवल मैं 2 तरह के डिस्ट्रक्शंस मानता हूँ। जैसे एक जो सोशल मीडिया वाला डिस्ट्रक्शन है, डेफिनेटली। और दूस, हाँ, और दूसरा है वो है क्या बोलते हैं, फ्रेंड सर्कल की वजह से। जैसे आपके मतलब आपने चूज किया कि आपको इंजीनियरिंग सर्विस देना है, हम्म। लेकिन कई दोस्त हैं जिनका 30 लाख 40 लाख का पैकेज है, वो एकदम मस्त घूम रहे हैं, मस्त मजे कर रहे हैं। तो यदि आप उस टाइप का, ये दोनों डिस्ट्रैक्शन है, इसको आप दूर करने के लिए सीधा सही है कि जितने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स आप बंद करोगे तो दूसरा डिस्ट्रैक्शन अपने आप बंद हो जाएगा, क्योंकि आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपका दोस्त क्या कर रहा है। सही बात है। तो मेरा यही था कि सोशल मीडिया के जितने अकाउंट थे वो ऑलमोस्ट डीएक्टिवेट थे। ऑलमोस्ट इसलिए बोल रहा हूँ कि कभी कभी मेरा जैसे ऐसे फ्रस्ट्रेशन कुछ चीजें होती थी तो मैं खोल लेता हूँ। मैं ये झूठ बोल के ऐसे नहीं बोलूंगा कि मैंने कभी सोशल मीडिया खोला ही नहीं, पर वो अच्छा। व्हाट्सएप मैंने कभी यूज नहीं किया ड्यूरिंग माई प्रिपरेशन, कभी नहीं। और इंस्टाग्राम नहीं, ये हाँ, इंस्टाग्राम इंस्टाग्राम मैंने कभी यूज नहीं किया ड्यूरिंग प्रिपरेशन। हल्का फुल्का कभी कभी मैं फेसबुक खोल लेता था, और हम्म। टेलीग्राम पे मेरे चैट्स होती थी, किसी से कोई कुछ चीज चाहिए, मटेरियल चाहिए, तो वो मेरा टेलीग्राम में ट्रांसफर। डेफिनेटली आजकल टेलीग्राम एक तो अच्छा सोर्स बन के उभर रहा है कि जो कुछ, अगर कुछ ऐसा डिमांड चाहिए रहता है, कहीं ना कहीं मिल जाता है वो। तो अगला क्वेश्चन ये है कि
प्रिपरेशन के टाइम में क्या करें और क्या ना करें? ये 2 क्वेश्चन है साइमल्टेनियसली, तो आप इसको अलग-अलग हाँ, करके भी वो दे सकते हो। वो वो एक ही क्वेश्चन है, वो मतलब ऐसे वो एक ही चीज है कि क्या करे क्या ना करे। जैसे मैं बोलूँ कि आपको पॉजिटिव रहना है, तो क्या ना करे में आपको नेगेटिव नहीं होना है। हाँ, जैसे कोई चीज की डिस्ट्रैक्शन आ रही है तो उसको एलिमिनेट करो, एकदम खुद से ऑनेस्ट होके, मतलब खुद से पूछिए कि शाम को कि आप दिन भर जो कर रहे थे, जो आपने दिन भर में किया, क्या वो आपको जो आपकी जो मंजिल है उसके नजदीक ले जाने वाला काम था कि नहीं। यदि आप शाम को ये सोच के ये कह पा रहे अपने आप को कि मैंने मेहनत की है, ये मैंने अपनी तरफ से मंजिल के जाने का ही रास्ता अपनाया है, आगे देखो क्या होता है, वो जो रिजल्ट है उस पर कभी ध्यान नहीं देना चाहिए। जो प्रिपरेशन के ड्यूरेशन ड्यूरेशन में हमें खुद से ऑनेस्ट रहना है। कंटिन्यूटी, मैंने सीडीपी बोला, उसी को मैं बस एलोबरेट कर रहा हूँ, यही चीज है। कंटिन्यू रहना है, आपको डिस्ट्रक्शन को दूर करना है, डिसिप्लिन रहना है, और दिमाग में हमेशा पॉजिटिविटी, हमेशा पॉजिटिविटी को इतना हाई रखना है कि दूसरा बंदा कोई आपके पास बैठा है वो सोचने लगे कि भाई इसके पास इतनी पॉजिटिविटी आ कहाँ से रही। कहाँ से रही? हाँ, मतलब एक मेरा वो मैंने पहले कभी कहीं से सुना था कि मेहनत आप इतना कीजिए कि दीवारें बोलने लग जाए कि भाई बहुत हो गया है। सही बात है। तो यही तो चीज है। एक क्वेश्चन और उठता है कि अब आपकी ये वीडियोस मेरे ख्याल से आपके जूनियर्स भी दे सकते हैं, और हो सकता है कि कोई क्लासमेट या फिर कोई भी जो ईएससी की प्रिपरेशन करना चाह रहा है, तो वो भी देखना चाहे। वो हो सकता है कि वो पहले किसी और फील्ड में हो, और अब वो फिर से शुरुआत से वो शुरू करना चाह रहा है। तो आप क्या सजेस्ट करते हो कि शुरू कैसे करें? बिगिनर्स के लिए सजेशन क्या रहेंगे आपके? बिगिनर्स के लिए सजेशन ये है कि जैसे मतलब आप जिस जिस फील्ड से, जिस प्लेटफॉर्म से जैसे भी तैयारी करना चाहे, प्लेटफॉर्म का मतलब जैसे एक कोचिंग से और एक अपनी बुक से। ठीक है, तो जो कोचिंग से कर रहा है वो कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट हो, मैं हमेशा यही बोलता हूँ, कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट हो उसमें आपने एक बार एडमिशन ले लिया, उसके बाद उस पर भरोसा कर लो कम से कम 7-8 महीने। ये पॉइंट बहुत अच्छा है मैं कि ये किसी, भरोसा करना बहुत ज़रूरी है। हाँ, मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट को, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि यदि आपने एडमिशन ले लिया है, फी लग गई है आपकी, तो आप जो आपको पढ़ाया जा रहा है उस पर आप भरोसा कीजिए। दूसरी चीज है, यदि आप बुक से कर रहे हैं तो बुक से आपको सेल्फ नोट बनाने हैं। मैं ये शॉर्ट नोट नहीं बोल रहा हूँ, सेल्फ नोट्स, सेल्फ जिससे नोट्स। आप फटाफट, हाँ मतलब सेल्फ नोट बोल रहा हूँ, शॉर्ट नोट आपकी मर्जी, बनाना चाहो नहीं चाहो, लेकिन सेल्फ नोट है वो बहुत जरूरी है। सेल्फ नोट बनाइए, और उससे भी आप कर सकते हैं। जो अभी आप बिगनिंग बिगनिंग स्टेज में है, तो वो कीजिए जो आपको, जो वो सब्जेक्ट पहले कीजिए जो आपको इजी लगता है। लेकिन जब आप लास्ट फेज पे पहुंचते हो, तो वो सब्जेक्ट ज्यादा कीजिए जो आपका पसंदीदा नहीं है, या जो आपको करने में दिक्कत आ रही है। वैसे मेरे ख्याल से हमने ऊपर भी आगे पहले इंटरव्यू में बहुत सारी ऐसी बातें कवर कर चुके हैं। तो मेरे ख्याल से बिगिनर्स को उससे देख कर के थोड़ा सीख मिलेगी, और कुछ समझ में आ भी जाएगा कि क्या-क्या पॉइंट होंगे और क्या नहीं होंगे। और डीप में हम कभी ऐसा सेशन कंडक्ट करके बना देंगे, जो सोमराज हमको डेफ़िनेटली हेल्प करेंगे इस चीज़ में। बिल्कुल। तो सोमराज, आपसे बात करके हमको बहुत अच्छा लगा है, और सेशन हमारा बहुत अच्छा गया है मेरे ख्याल से। तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा, और मुझे ये उम्मीद है हाँ कि जी। मेरे ये वीडियो, मतलब इससे यदि कोई आज प्रिपरेशन कर रहा है और वो मेरा ये वीडियो देख के किसी दिन मेरे को मिनिस्ट्री ऑफ पावर में मिले कि सर हमने आपका वो वाला वीडियो देखा था, वाह! मतलब मेरे को वाह! बहुत अच्छा लगेगा। सही बात है। तो सोमराज, वेल विशेस फॉर द जर्नी, क्योंकि आप अब जब पोस्टिंग लेंगे, तो आपके ऊपर नया, आपके कंधों में नया जब बोझ आना शुरू होगा उस टाइम में। क्योंकि लोगों को जनरली लगता है कि यार चलो हायर पोस्ट है तो चलो चिल करेगा बंदा। लेकिन उस पोस्ट में जाने के बाद में जब ज़िम्मेदारियों का एहसास होता है, तब समझ में आता है कि यार ये पोज़ीशन उस लेवल की है जिसमें हमको अपना फुल कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा। इसमें चिलिंग वाला बात तो है, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी। इतना चिल अलग तरह का होता है, और हाँ, ये आपके ऊपर कंधों पे बोझ इसलिए भी ज्यादा आ जाता है कि जब आपका देश इस तरह की बातें चल रही हो आपके देश में कि आपका देश सुपर पावर बन सकता है, सही बात आपका है। देश फिर से सोने की चिड़िया बन रहा है, तो आप ही तो लोग हैं वो देश को वहां तक ले जाने के लिए काम कर रहे हैं। तो इसलिए काम तो ऑब्वियसली करना पड़ेगा, और ये मैं इसको चैलेंज ना देख के अपॉर्चुनिटी देखता हूँ कि अच्छा है, कुछ वेरी वेल, एकदम वेरी वेल। गांव की मिट्टी से, गांव की सरजमीन से उठ के आए हैं, तो कुछ नया करने को मिल रहा है, तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। सही बात है, और मेरे ख्याल से
यूथ को भी थोड़ा-सा, अब हमारा देश जैसे-जैसे आगे पॉलिटिकली स्ट्रॉन्ग होते जा रहा है पूरे ओवरऑल वर्ल्ड में, तो मेरे ख्याल से यूथ को भी थोड़ा मोटिवेशन लेना चाहिए और कुछ करने के लिए, मतलब मेरे ख्याल से 52% से ज़्यादा पॉपुलेशन यहाँ पे हमारे यहाँ यूथ वगैरह है। तो यूथ को ध्यान देना चाहिए इसके ऊपर में, काम करने की बहुत ज़रूरत है। तो सोमराज, इट इज़ अ वेरी वेल गोइंग सेशन, बहुत अच्छा लगा है। अब आपकी ये बातें शायद जितने भी टॉपर्स टॉपर्स जो आगे बनेंगे भी और जो सुनेंगे, आप जो तैयारी शुरू करेंगे बिगिनर्स, उनके तक जाएगी और उनसे आपकी इन बातों से उनको बहुत हेल्प मिलेगी। तो उसके लिए आपका बहुत-बहुत थैंक यू उनकी तरफ से भी और हमारे तरफ से भी कि आपने अपना समय दिया इतना, तो उसके लिए बहुत-बहुत थैंक बहुत यू। बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।